अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। अब हम एग्जांपल ऑफ जीन ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसमें दो टेक्निक्स होती हैं, एक जीन एडिटिंग, एक जीन ट्रांसफ़र। ठीक हो गया, ये जीन ट्रांसफ़र लिखी हुई है। अब जीन एडिटिंग आपको पता क्या होती है, हल्का सा ओवरव्यू दूंगी, ज़्यादा नहीं डिटेल में बताती। जीन एडिटिंग में बस हमने जीन में तब्दीली करनी है। क्यों जीन में तब्दीली करनी है? फॉर एग्जांपल, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं। वो बीमारियां क्यों होती हैं? जीन की ख़राबी की वजह से। ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है ये जीन है। मान लो ये जीन ख़राब हो गई और इस जीन की ख़राबी की वजह से इस शख्स के अंदर एक बीमारी हो गई जिसको कहते हैं सिकल सेल डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में मैं आपको बता चुकी हूँ, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सिकल शक्ल के बनते हैं, हालांकि इनको ऐसे होना चाहिए था। अब ये जीन ख़राब है, अगर ये मैं जीन बदल दूँ तो क्या रेड ब्लड सेल की दोबारा नॉर्मल शक्ल बनना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल जीन डाल देंगे तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाएंगे। तो फिर इस जीन एडिटिंग में हम यही काम करते हैं, हम जीन को बदल देते हैं। इस जीन को यहाँ से ख़राब जीन को निकाल दिया और सही वाली जीन डाल दी, ये जीन एडिटिंग है। जीन ट्रांसफ़र हमने और दूसरी टेक्निक हमने पढ़ी थी जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र में क्या था, हमने बाहर से जीन ट्रांसफ़र करनी है। जिस तरह के ये एक ऐसी जीन है इंसुलिन जीन, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन बनाती है। इस इंसुलिन जीन को अगर मैं बैक्टीरिया के अंदर डाल दूँ तो ये बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया ने 20 मिनट के बाद 2 बन जाना है, फिर 20 मिनट के बाद 2 बन जाना है, तो थोड़े से टाइम में लाखों बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो लाखों बैक्टीरिया के अंदर मेरी लाखों इंसुलिन जीन मौजूद होंगी और वो लाखों इंसुलिन जीन पता नहीं करोड़ों प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रही होगी इंसुलिन वाले। ठीक हो गया। तो इतनी ज़्यादा मुझे इंसुलिन भर भर के मिल जाएगी, तो मैं इतने जो शुगर वाले मरीज़ है पूरी दुनिया में उनको दे सकती हूँ। एक बैक्टीरिया से ये काम शुरू हुआ है और एक छोटी सी इंसुलिन जीन से शुरू हुआ है। तो ये जीन ट्रांसफ़र है, मैंने जीन को बाहर से ट्रांसफ़र किया इसके अंदर, ये जीन ट्रांसफ़र है ना। तो अब इसी तरीके से हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जीन ट्रांसफ़र हो रही है, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जहाँ पे जीन ट्रांसफ़र करके हम उन बीमारियों को ट्रीट कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपको बहुत मज़ा आने वाला पढ़ के। अच्छा, सबसे पहले ना, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, जब से मैं चैप्टर शुरू किया तब से यही बता रही हूँ आपको कि हमने एक ह्यूमन की इंसुलिन जीन निकाली और उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। जिस तरह यहाँ पे ये मेरी फॉर एग्जांपल मेरी मान लो इंसुलिन जीन थी, मेरा सेल इन्होंने लिया, सपोज कर लो ये वाला सेल ले लिया। इस सेल में देखा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम के अंदर वो जो जीन थी इंसुलिन वाली जीन, उसको निकाल लिया, कट कर लिया, ये रही वो जीन। इस इंसुलिन जीन को फिर बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ये देखें, बैक्टीरिया का डीएनए निकाला और बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। और ये जो प्लाज्मिड है, आप डिटेल में चीज़ पढ़ चुके हैं, आपको पता है इसको प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, अब इसके अंदर 2 मुख्तलिफ डीएनए हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर दोबारा बैक्टीरिया में डाल देना है, ये बैक्टीरिया में जाएगा। अब इसके अंदर मेरी येलो वाली इंसुलिन जीन भी मौजूद थी। अब येलो वाली इंसुलिन जीन जब जाएगी, ठीक है, ये वाली, तो ये मैसेंजर आरएनए बनाएगी, मैसेंजर आरएनए से भर भर के प्रोटीन मॉलिक्यूल भी बनाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जीन ट्रांसफ़र ने क्या रोल प्ले किया, जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, अब क्योंकि अब जब मैं उस बैक्टीरिया में अपना डीएनए डाल दूंगी ना, तो अब मैं कहूँगी उस बैक्टीरिया को मैंने अपने मुताबिक बदल लिया है, मॉडिफाई कर लिया है। तो इसलिए मैं इसको कहूँगी अब ये मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। ये देखें, जेनेटिकली ये मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर जब मैं ये इंसुलिन जीन डालूंगी ना, तो इसने इंसुलिन भर भर के बनानी है। उस इंसुलिन को मैं कलेक्ट कर लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी और उसको फिर मैं डायबिटिक पेशेंट्स को दे दूँगी जो शुगर का मरीज़ हैं, और उनकी शुगर ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमने जीन ट्रांसफ़र को इस्तेमाल किया। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दी थी ये वाले टॉपिक में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, बिल्कुल वही उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। यही एग्जांपल मैंने यही बात वहाँ पे भी लिखी थी, तो मैंने वहीं पे समझा दिया आपको, लेकिन बात सेम है। वो कहता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया में भी बना सकते हो। क्यों? टू ट्रीट डवाफिज़म को ट्रीट करने के लिए। मैं दोबारा हल्का सा समझा देती हूँ स्टूडेंट। जिस तरह मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल ये एक शख्स है, बच्चा है, छोटू, इसका कद इतना होना चाहिए था, ठीक है, इसका कद छोटा रह गया। इसको छोटे कद को कहते हैं डवाफिज़म। याद है आपको, आपने पढ़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड वाले टॉपिक में कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ होती है। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल क्वांटिटी से कम प्रोड्यूस हो तो ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि कम प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो बच्चा छोटा रह जाएगा। जब ग्रोथ नहीं होगी, कम ग्रोथ होगी, तो बच्चे का कद छोटा रह जाएगा, जिसको डवाफिज़म कहते हैं, बोनापन।
बोना, ठीक हो गया। अब मैं इस बच्चे के अंदर अगर मैं ग्रोथ हार्मोन डाल दूँ ना तो दोबारा इसका इतना कद हो सकता है। तो मैं ग्रोथ हार्मोन कैसे बनवाऊँगी, मैं ऐसे करूँगी, वो जो फॉर एग्जांपल ये ग्रोथ हार्मोन आपको पता है कौन बनाता है, ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 लोब्स होती हैं ना, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बनता है। याद है आपको, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर चैप्टर नंबर 5 आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा, ठीक है। ग्रोथ नहीं पढ़ा तो आप जाके वो दोबारा लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अब ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे कैसे बना, एक्चुअली यहाँ पे अल्लाह ताला ने सेल्स रखे हुए हैं, वो सेल्स इस ग्रोथ हार्मोन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उन सेल्स की ये एक सेल का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक हो गया। ये सेल भी नॉर्मल सेल की तरह है, ये सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन होगी। तो सपोज कर लो ये वो जीन है जो ग्रोथ हार्मोन जीन है, इस जीन को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन जीन। ये ऐसी जीन है जिसने ग्रोथ हार्मोन बनवाना है। कैसे बनवाएगी, जीन है, मतलब जीन क्या होता है, डीएनए होता है ना, डीएनए का टुकड़ा। तो इस डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाना है, मैसेंजर आरएनए बाहर जाना है, बाहर जाके प्रोटीन बनानी है। पता है ना आपको, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बनाता है। तो ये जो सारी प्रोटीन बनी है ये चूँकि ग्रोथ हार्मोन की जीन थी, इसलिए जो प्रोटीन बनी है उसको ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन कहते हैं, या ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन वाली सारी प्रोटीन है। तो ये इस तरीके से हमारा भर भर के ग्रोथ हार्मोन बन गया। ये हमारे अंदर नॉर्मली ऐसे काम चल रहा होता है, ठीक हो गया। अब एक बंदा है, ये बच्चा जो था बेचारा, इसकी तो ये जीन ख़राब हो गई थी ये वाली, इसलिए तो इस बच्चे के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसे करूँगी कि एक नॉर्मल पर्सन की जीन ले लूँगी ग्रोथ हार्मोन वाली, उस ग्रोथ हार्मोन की जीन को निकाल लूँगी नॉर्मल पर्सन की, और निकाल के मैं बैक्टीरिया के अंदर डाल दूँगी। अब जब मैं बैक्टीरिया में, देखें ये सपोज कर लो ग्रोथ हार्मोन वाली जीन है, वो मैंने निकाल ली और निकाल के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ डाल दी। अब जब ये डाल दी तो ये बैक्टीरिया के अंदर मैंने दोबारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब ये बन चुका है, इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब जब बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दूँगी तो ये जीन चूँकि ग्रोथ हार्मोन वाली जीन है, तो इस ग्रोथ हार्मोन वाली जीन ने अब पहले मैसेंजर आरएनए बनाना है, फिर ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन बनानी है, भर भर के ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन बनानी है। इतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाना है जितना मर्जी ले लो। इन ग्रोथ हार्मोन को मैं इंजेक्शन में भर दूंगी और फिर इस पेशेंट बच्चे को लगा दूंगी। तो बच्चे के अंदर चूँकि ग्रोथ हार्मोन की ही कमी थी, ग्रोथ हार्मोन लगा दिया तो बच्चे का कद लंबा हो जाएगा। तो कितनी मज़े की चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। देखें मैंने बैक्टीरिया को पहले जेनेटिकली मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, इस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए डाल के। ये देखिए मेरा डीएनए है, मेरा वो डीएनए है जिसने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाना है, ठीक हो गया। तो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना, कैसे प्रोड्यूस किया मैंने, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के अंदर, और फिर मैंने इससे बच्चे की ड्वार्फिज्म को, जिसका बोनापन था, उसको ट्रीट कर दिया। तीसरी बात वो कहता है इंटरफेरोन इज़ मेड इन मॉडिफाइड बैक्टीरिया। इसी तरीके से एक प्रोटीन होती है जिसको इंटरफेरोन कहते हैं, एंटीवायरस प्रोटीन है। ये ऐसी प्रोटीन है जो वायरस से लड़ती है। ये भी हम बैक्टीरिया के अंदर बनवा लेते हैं। कैसे बनवा लेते हैं इसको देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले आपको हल्का सा इंटरफेरोन का पता होना चाहिए, फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि इंटरफेरोन होती क्या है। मैंने आपको बताया कि इंटरफेरोन जो है ना, एक एंटीवायरल प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है लेकिन एंटीवायरल है, वायरस से लड़ती है प्रोटीन, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मुझे समझ लो मैं हूँ, या कोई भी पर्सन है, इस पर्सन के अंदर किसी भी वायरस ने अटैक कर दिया। अब आपको पता है वायरस से तो मैं अटैक होता ही रहता है, जाहिर सी बात है, इर्द गिर्द इतने ज़्यादा वायरस फिर रहे हैं, कभी फ्लू वाला वायरस, कभी कौन सा वायरस, तो कोई भी वायरस ने इसके अंदर अटैक कर दिया। अब जो वायरस जब इसमें अटैक करेगा ना, तो इसकी बॉडी के जो सेल्स हैं, आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो ये वायरस जा रहा है। आपको पता है वायरस कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब जब वायरस ने सेल के ऊपर अटैक किया ना, तो पहले से ही हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, आपको पता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर पहले से ही जीन होती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने पहले से वो जीन रखी हुई है, क्योंकि बेतहाशा क्रोमोसोम है, हर सेल के अंदर बेतहाशा जीन्स हैं। तो एक जीन है, उसको कहते हैं इंटरफेरोन जीन, ठीक है। उस इंटरफेरोन जीन ने क्या करना है, जल्दी से एक्टिवेट हो जाना है। उसने कहना वायरस आ गया, वायरस आ गया, जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगी। वो तभी एक्टिवेट होगी जब वायरस आएगा, ठीक है। वो एक्टिवेट होकर उसने जल्दी से मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू कर देना है। ये मैसेंजर आरएनए बाइट जाएगा और जाके प्रोटीन बनाएगा। कौन सी प्रोटीन बना रहा है, चूँकि इंटरफेरोन वाली जीन है, तो जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन को कहते हैं इंटरफेरोन। मतलब
ऐसी प्रोटीन है जो एंटी वायरल प्रोटीन है, वायरस से लड़ेगी। तो ये प्रोटीन फिर जो वायरस आया ना उस वायरस से लड़ती है, और वायरस से कैसे लड़ती है, उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करती है, उस वायरस की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो इस तरीके से क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, जब भी वो कोई बाहर से बीमारी आती है, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया, उससे खुद ही वो लड़ने की कोशिश करती है पहले, ठीक है। तो इससे इस तरह ये इंटरफेरॉन ने इस वायरस से लड़ने की कोशिश की। तो हम क्या करते हैं, इस इंटरफेरॉन को, क्योंकि बॉडी इंटरफेरॉन बनाएगी तो हो सकता है इतने ज़्यादा ना बना पाए, वायरस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक हो गया, जिसकी वजह से बॉडी नहीं उस तरीके से लड़ पा रही। तो हम क्या करेंगे, इसी इंटरफेरॉन वाली जीन को ले लेंगे, ठीक है, इस जीन को लेके बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। अब यही जीन जब मैं बैक्टीरिया के अंदर डाल दूंगी, जी स्टूडेंट्स ये देखें, ये सपोज कर लो ये ग्रीन वाली इंटरफेरॉन वाली जीन है, इसको मैंने बैक्टीरिया में डाल दिया। अब ये जीन जब बैक्टीरिया में कुछ जाएगी, खुद ही मुझे बताएं, तो बैक्टीरिया के अंदर इस जीन ने मैसेंजर आरएनए बनाना है और प्रोटीन बनानी है। तो बैक्टीरिया ने, आपको पता है, 20 मिनट के बाद 2 बन जाना है, फिर 20 मिनट के बाद 2 बन जाना है, तो थोड़ी तादाद में लाखों बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये जीन भी काम कर रही है, तो थोड़ी देर में मुझे लाखों करोड़ों कितने ज़्यादा इंटरफेरॉन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा इंटरफेरॉन मिल जाएगी। तो ये इंटरफेरॉन मैं यहाँ से इकट्ठी कर लूँगी और पकड़ के उस पेशेंट के अंदर डाल दूंगी जिस पेशेंट के अंदर वायरस ने अटैक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसको वायरस ने अटैक किया हुआ था, ठीक है, तो इस पेशेंट के अंदर मैं ये इंटरफेरॉन डाल दूंगी। तो इंटरफेरॉन क्या है, एक एंटी वायरल प्रोटीन है, वायरस से लड़ती है। तो अब इतनी ज़्यादा इंटरफेरॉन प्रोटीन जब डाल दूंगी तो उस वायरस से मुकाबला कर लेगी, वायरस से लड़ लेगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इंटरफेरॉन का काम है, ये एक एंटी वायरल प्रोटीन है, वायरस से लड़ती है। और इसको हमने कैसे बनाया, मॉडिफाइड बैक्टीरिया में बनाया। हमने बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर लिया। कैसे मॉडिफाई कर लिया, उसके अंदर अपनी मैंने जीन डाल दी इंटरफेरॉन वाली, और भर भर के इंटरफेरॉन बनवाया, और वो इंटरफेरॉन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फिर जिस मकसद के लिए करना था, ठीक हो गया। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। चौथी बात वो कह रहा है कि मैंने आपको बताया था कि एक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड। इनमें क्या होता है, पेशेंट को, जिस तरह थैलासीमिया एक डिसऑर्डर है जिसमें ना, जी स्टूडेंट्स पहले आपको पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया डिजीज़ होती कैसे है। थैलेसीमिया ना एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है इसमें जीन की ख़राबी होती है। कैसे, ये आपको पता है कि ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं मेरे खूबसूरत से, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये सारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, पता है ना आपको, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन का क्या मकसद होता है, ऑक्सीजन को उठा के जाके टिश्यूज़ को देना, सेल्स को देना, यही है ना। अब होता थैलेसीमिया डिजीज़ में ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन ख़राब होती है, ये प्रोटीन सही बन नहीं पा रही। रेड ब्लड सेल ठीक है, बस हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ना वो डिफेक्टिव है, उसमें ख़राबी आ गई है, वो सही नहीं बन पा रही, ठीक हो गया। क्यों सही नहीं बन पा रही, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोटीन कैसे बनती है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन कैसे बनती है मुझे बताएं। जीन होती है, जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक हो गया, और मैसेंजर आरएनए से वो प्रोटीन बनती है। ऐसी प्रोटीन बनती है ना, तो इसमें भी यही काम हुआ कि क्रोमोसोम होता है, आपको पता है सेल है, ठीक है, रेड ब्लड सेल होगा, जिस तरह रेड ब्लड सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन लगी हुई थी, फॉर एग्जांपल ये वाली जीन है, जिस जीन ने क्या करना था, मैसेंजर आरएनए बनाना था, और मैसेंजर आरएनए से फिर ये वाली हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनानी थी, वो जीन ख़राब हो गई, ये जीन ख़राब हो गई। जब ये ख़राब हो जाएगी, ख़राब मैसेंजर आरएनए बनेगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी ख़राब बनेगी, सही हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन रही, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल सारे ख़राब होंगे रेड ब्लड सेल के अंदर। तो इसलिए इसको कह रहे हैं ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि ब्लड के अंदर ख़राबी आ रही है, क्योंकि आपको पता है रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर फिर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको ब्लड डिसऑर्डर कह रहे हैं। अब क्या होता है, अगर मैं ये जीन बदल दूं, तो जीन अगर मैं सही कर दूं, ये जो ख़राब जीन है, तो सही मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, और सही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएंगे, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है सही बनना शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, आपकी बुक वाले कह रहे हैं कि जीन थेरेपी में क्या होता है, जो ये जीन, इस प्रोसेस को कहते हैं जीन थेरेपी। ये जो जीन को हमने बदल दिया, ख़राब जीन को निकाल देना है और ख़राब जीन को रिप्लेस कर देना है एक नई जीन से, न्यू नॉर्मल जीन से, इस प्रोसेस को कहते हैं जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी में हम क्या कहते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं ख़ास तौर पर, वो पेशेंट के सेल्स के अंदर एक नई जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पुरानी जीन जो ख़राब जीन है उसको निकाल देंगे, नई जीन डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड है, जो जीन की वजह से ख़राबी चल रही थी, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। जिस तरह थैलेसीमिया एक डिज़ीज़ है, वो इसी तरीके से चल रही होती है, और इस तरीके से हम थैलेसीमिया डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है। अगली वो कहता है वैक्सीन। वैक्सीन जो होती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जिस तरह के ना, ये आपका आगे उन्होंने टेबल दिया हुआ है, जी स्टूडेंट्स, ये टेबल भी आपने साथ साथ देखते जाना है। इंसुलिन, जिस तरह के मैंने नंबर 1 पॉइंट पे इंसुलिन की बात की थी, ये देखें,
ठीक है। तो वो पहले वाले पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहा है, टेबल में उसने थोड़ा आसान फॉर्म में लिख दिया है कि जो मटेरियल हमने ट्रांसफ़र किया था वो ह्यूमन इंसुलिन जीन ट्रांसफ़र की थी बैक्टीरिया के अंदर, याद है ना आपको? ये देखिए, ये यहाँ पे इंसुलिन जीन हमने निकाल ली थी और वो इंसुलिन जीन पकड़ के बैक्टीरिया के अंदर डाल दी थी। सही हो गया? तो वही वो कह रहे हैं कि क्या मटेरियल आपने ट्रांसफ़र किया है, ह्यूमन इंसुलिन जीन हमने ट्रांसफ़र की है, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि पेशेंट की डायबिटीज़ को ट्रीट करना। ये अच्छा उन्होंने टेबल बनाया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाला, यही था ना? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में हमने कौन सी जीन ट्रांसफ़र की थी? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाली जीन। याद है ना? मैं आपको, अगर नहीं याद आ रहा तो दोबारा से पीछे से करें। तो मैंने उसमें जब आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाई थी, जिस तरह ये वाली, तो मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाली जीन जो थी वो मैंने बैक्टीरिया में डाली थी। ये वाली जीन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाली जीन थी, ये भी बैक्टीरिया में डाली थी। मकसद क्या था? जो ग्रोथ डिसऑर्डर है, डवाफिज़म है, उसको ट्रीट करना। ठीक हो गया? ये टेबल अगर आपने याद करना हो टेबल याद कर लें, पीछे वाला याद करना हो पीछे वाला कर लें। इंटरफेरॉन फिर तीसरी हमने बनाई। इंटरफेरॉन में आपने कौन सी जीन डाली थी? याद करें, ह्यूमन इंटरफेरॉन जीन डाली थी। याद है ना आपको? ये देखें, ये वाली इंटरफेरॉन जीन जो थी, ये वाली ह्यूमन इंटरफेरॉन जीन, क्योंकि ह्यूमन से निकाली है तो ह्यूमन भी लगा दो। ह्यूमन इंटरफेरॉन जीन निकाली थी, किस में डाली थी? बैक्टीरिया में डाली थी। ये देखिए, बैक्टीरिया सेल में डाली थी। तो यही बात उसने लिखी हुई है, बैक्टीरिया सेल में डालेंगे। मकसद क्या है? जो वायरल इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर हो गए हैं उनको ट्रीट करना और पेशेंट की इम्यूनिटी, क़ुव्वत मदाफ़त को बूस्ट करना। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरफेरॉन प्रोटीन होती है ना, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी जगाती है। इम्यून सिस्टम को कहती है, इम्यून सिस्टम उठो उठो। इम्यून सिस्टम में आपके वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स को कहती है जागो जागो, वायरस आ गया, तुम्हें पता ही नहीं चला, वायरस को लड़ो जाके वायरस से। तो इस तरीके से इंटरफेरॉन ने आपके वाइट ब्लड सेल्स को, इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करना है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करना है, उनको जगाना है। ठीक हो गया? अब हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। पहले हम टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट में क्या लिखा है, फिर हम इस टेबल की तरफ आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ना, उसके खिलाफ वैक्सीन बनानी है। मैंने आपको बताया वैक्सीन क्या होती है। सबसे पहले वैक्सीन वो चीज़ होती है जिसने बीमारी का इलाज नहीं करना, बल्कि बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, बचने के लिए। जिस तरह के, एक तो वो बीमारी दवाई होती है ना जो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई बंदा बीमार हो जाता है। ठीक है? वो ये चीज़ नहीं है वैक्सीन। वैक्सीन को हमने पहले ही लगवा लेना है ताकि मैं उस बीमारी से बच जाऊँ। जिस तरह के हम डॉक्टर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लड से बहुत कांटेक्ट रहता है। ठीक है? जिस तरह सर्जरी पेशेंट की कर रहे होते हैं, तो जब पेशेंट के अंदर कट वगैरह लगा रहे होते हैं तो वो ब्लड एक बार एकदम स्पिल करेगा, उछल के बाहर आएगा। तो अगर मेरे कहीं कट लगा हुआ है, ठीक है, तो उस कट के ज़रिए से वो ब्लड अंदर जा सकता है। या कभी मैं नीडल इस्तेमाल कर रही थी पेशेंट के ऊपर, ठीक है, कोई सिरिंज इस्तेमाल कर रही थी, तो उसकी वजह से कट मुझे भी लग गया। तो वो जो पेशेंट का ब्लड है, अगर वो ब्लड मेरे ब्लड के साथ कांटेक्ट में हो चला गया, ठीक है, तो सपोज़ कर लो ये एक ऐसा पेशेंट था जिस पेशेंट के ब्लड के अंदर वायरस फिर रहा था। कौन सा है? सपोज़ कर लो हेपेटाइटिस बी वायरस फिर रहा था और वो वायरस ब्लड के अंदर है। तो जब उसका ब्लड मेरे ब्लड के साथ लगेगा तो मेरे ब्लड के अंदर भी वो हेपेटाइटिस बी वायरस आ जाएगा। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत ख़तरनाक वायरस होता है। ये आपके लीवर को जाके उड़ा देता है। ठीक है? लीवर को बहुत गंदे तरीके से डैमेज करता है, आपका जिगर ख़राब कर देता है। ठीक है? याद आ रहा है ना आपको? हेपेटाइटिस बी वायरस, क्या लफ्ज़ है? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस, हिपैटिक लफ्ज़ हमने लीवर के लिए इस्तेमाल किया था, याद है? हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन। तो इसने लीवर को जाके बहुत बुरे तरीके से डैमेज करना होता है। तो इस तरीके से फिर हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेते हैं पहले से ही। वैक्सीन का क्या मकसद होता है, वो क्यों लगा रहे हैं, वैक्सीन बन कैसे रही है, अब हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, होता क्या है वैक्सीन, पहले हम बना लेते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस ना कुछ ऐसा सा होता है, इस वायरस के ऊपर एक प्रोटीन होती है, सरफेस के ऊपर लगी होती है ऐसे करके। इस प्रोटीन को कहते हैं सरफेस प्रोटीन। ठीक हो गया? अब ये सरफेस प्रोटीन है, तो मुझे बताएं प्रोटीन कैसे बनी होगी? ज़रूर कोई जीन होगी। ठीक हो गया? कोई जीन होगी, उस जीन ने पहले मैसेंजर आरएनए बनाया होगा और मैसेंजर आरएनए से फिर ये प्रोटीन बनी होगी। ठीक हो गया? तो ये जो सरफेस प्रोटीन होती है, ये जो वायरस के ये जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, इस वायरस के ऊपर जो सरफेस प्रोटीन लगी हुई है ना, मैंने इस सरफेस प्रोटीन को बनवाना है, खुद तैयार करवाना है मैंने। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम इस सरफेस प्रोटीन को तैयार करवा लेते हैं। मुझे बताएं सरफेस प्रोटीन, मैंने भी आपको बताया कैसे बनी होगी, जीन से। तो ज़रूर इस वायरस के अंदर ये जीन होगी। ठीक हो गया? ये वायरस का मैंने वो बना लिया है, सपोज़ कर लो वायरस का मैंने डीएनए बना लिया है। डीएनए से आपको पता है ये वो जीन है, डीएनए के ऊपर जीन होती है ना, तो डीएनए के ऊपर सपोज़ कर लो ये वाली
वो जीन है जिस जीन ने क्या करना है, मैसेंजर आरएनए बनाना है और फिर मैसेंजर आरएनए से जाके ये सरफेस प्रोटीन बना देनी है और ये सरफेस प्रोटीन फिर बाहर आके लग जाती है। तो इस तरीके से सरफेस प्रोटीन बन रही है। तो ये जो जीन है इस जीन को कहते हैं इस जीन का पूरा नाम क्या है, सरफेस प्रोटीन को बनाने वाली जीन। तो इसको मैं क्या कहूँगी, सरफेस प्रोटीन जीन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस की ऐसी प्रोटीन है, ऐसी जीन है जो सरफेस प्रोटीन बनाती है। सरफेस प्रोटीन मतलब जो इसकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन है, ये वाली। ठीक हो गया। तो आपके बुक में भी उन्होंने यही बात लिखी हुई है। इस चीज़ में, इस केस में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनवाने में मुझे क्या चाहिए, एक सरफेस प्रोटीन जीन चाहिए। हेपेटाइटिस बी वायरस की होगी तो हेपेटाइटिस बी वायरस की एक सरफेस प्रोटीन जीन चाहिए। तो ये वही जीन है, ये वाली जीन। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये वाली, ये जो मैंने इतनी ये वाली, ठीक है, ये वो सरफेस प्रोटीन जीन है हेपेटाइटिस बी वायरस की, जिसने ऐसा मैसेंजर आरएनए बनाना है और फिर मैसेंजर आरएनए से सरफेस प्रोटीन बनेगी और वो सरफेस प्रोटीन फिर बाहर जाके लग जाएगी। देखें सारी। अच्छा, अब मैंने ये जीन यहाँ से कट कर ली। ये जीन कट करके मैंने बैक्टीरिया में डाल दी। ये मेरा खूबसूरत सा बैक्टीरिया है। ठीक हो गया। ये बैक्टीरिया का अपना प्लाज्मिड था और इसके अंदर मैंने वो ब्लैक वाली सरफेस प्रोटीन जीन डाल दी। अब खुद ही मुझे बताएं, जब सरफेस प्रोटीन जीन अंदर जाएगी, ये अंदर जाके मैसेंजर आरएनए बनाएगी पहले, और मैसेंजर आरएनए से फिर इसने बहुत ज़्यादा सरफेस प्रोटीन बनाना शुरू कर देनी है। बिल्कुल वही वाली सरफेस प्रोटीन जो यहाँ पे थी। ठीक हो गया, वो वाली सारी सरफेस प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। इस सरफेस प्रोटीन को मैंने क्या कर लेना है, अब इकट्ठा कर लेना है। मैं वैक्सीन बना रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से वैक्सीन बनती है। इस सरफेस प्रोटीन को मैंने अब इंजेक्शन में भर देना है। ये इंजेक्शन में भर दी सरफेस प्रोटीन, और ये इंजेक्शन मैंने जाके इस पेशेंट को लगा दिया जिस पेशेंट को मैंने वैक्सीन लगवानी है। सपोज़ करो मैं वैक्सीन लगवा रही हूँ, तो ये मैं हूँ, मेरे अंदर उन्होंने ये इंजेक्शन लगा दिया होगा। इस इंजेक्शन के अंदर वो सरफेस प्रोटीन है सारी वायरस की। अब ये सरफेस प्रोटीन जब मेरे अंदर चली जाएगी ना, तो मेरा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, मेरा जो इम्यून सिस्टम है, जो मेरे वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एक ही सिस्टम चीज़ पे काम करते हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ में। बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है किडनी वाले चैप्टर में। हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है सेल्फ मतलब जो चीज़ हमारी है ना उसको कुछ नहीं कहना, नॉन सेल्फ जो चीज़ हमारी नहीं है, जो बाहर से आ रही है, उस पर हमला करना है। अब बाहर से कोई बैक्टीरिया आए, वायरस आए, फंजाई आए, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन आपने सोचा होगा ये इम्यून सिस्टम मेरे अपने इन्हीं सेल्स पे क्यों हमला नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है ये सेल्स मेरे अपने हैं, इन पर हमला नहीं करना। ठीक हो गया। तो अब जब मैंने बाइट से ये वाली प्रोटीन डाली, कौन सी प्रोटीन है ये, सरफेस प्रोटीन। जब ये सरफेस प्रोटीन डाली होगी तो मेरे इम्यून सिस्टम को लगा ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो नॉन सेल्फ है भाई, ये क्या चीज़ आ गई। तो इम्यून सिस्टम ने फ़ौरन उस सरफेस प्रोटीन के ख़िलाफ़ क्या बनाना शुरू कर दिया, हथियार बनाना शुरू कर दिए, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाना शुरू कर दिए, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, ताकि वो एंटीबॉडीज़ जाके इसको डिस्ट्रॉय करें जो सरफेस प्रोटीन है। ठीक हो गया। तो अब वो एंटीबॉडीज़ मेरे अंदर पड़ी हुई हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मेरे बॉडी के अंदर वो सारे हथियार पड़े हुए हैं, वो एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब सारे हथियार बन गए भाई, पड़े हुए हैं सारे। अब मुस्तकबिल में अगर कभी, मैंने आपको बताया जिस तरह मेरा उस पेशेंट के, कोई भी पेशेंट था जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस था, ठीक है, उसका ब्लड मेरे ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया, मुझे कोई कट लगा हुआ था, कोई इंजरी लगी हुई थी, मैंने दस्ताने नहीं पहने हुए थे, ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो वायरस मेरे अंदर आएगा तो मेरे इम्यून सिस्टम ने पहले से हथियार बना के रखे हुए हैं। मेरा इम्यून सिस्टम के जो हथियार है ना, फ़ौरन जाके उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे पहले कि वो वायरस जाए और जाके मेरे लिवर को अटैक करे, हमला करे, मेरे इम्यून सिस्टम ने पहले ही सारे हथियार बना के रखे हुए हैं और उस वायरस को उड़ा देंगे। वो वायरस ख़त्म हो जाएगा, वायरस की कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरी जान बच जाएगी, मैं बिल्कुल सेफ़ रहूँगी। तो ये वैक्सीन का रोल है। देखिए कितने मज़े से वैक्सीन काम कर रही है। तो वैक्सीन की उन्होंने ये चीज़, सॉरी, ये हमने बैक्टीरिया में नहीं बनवा दी, हमने यीस्ट सेल के अंदर बनवानी है। ठीक हो गया। ये काम हम बैक्टीरिया में नहीं करते, हम यीस्ट सेल में करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये गलती से मैंने बैक्टीरिया लिख दिया, ये यीस्ट सेल में काम होते हैं। क्यों बैक्टीरिया इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि जो सरफेस प्रोटीन होती है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इसको ना बाद में बनवाने के बाद इसकी फ़ोल्डिंग करनी होती है सरफेस प्रोटीन की, इसको ऐसे फ़ोल्ड करना होता है। तो ये फ़ोल्डिंग यीस्ट सेल ही कर सकता है, बैक्टीरिया नहीं कर सकता, क्योंकि बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, वो इतना मुश्किल काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यीस्ट सेल के अंदर ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं, बाहर से सरफेस प्रोटीन वाली जीन लेते हैं। ठीक है, सरफेस प्रोटीन वाली जीन ली और वो जीन डाल दी इसमें, और इसमें भर भर के सरफेस प्रोटीन बनेगी। उन सरफेस प्रोटीन को हम वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मकसद क्या है, ताकि मुझे हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्शन मिले, मैं हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्टेड रहूँ, वो मुझे हो ना, हुआ नहीं है अभी, लेकिन मुस्तकबिल में भी ना हो। सही हो गया। तो ये वैक्सीन का किरदार होता है। तो ये बात उन्होंने लिखी हुई है।
जी स्टूडेंट्स, ये देखें, वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो मैंने कैसे प्रोड्यूस की, यीस्ट के अंदर प्रोड्यूस की। कैसे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रोसेस। देखें, यीस्ट को मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया और उस तरीके से मैंने सारा काम किया। अब आपको वैक्सीन का कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। ये वैक्सीन का जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट दिया, यही अगर मैं आपको सिर्फ इस तरह लाइन पढ़ा देती कि बस हमने वैक्सीन बना ली है और वैक्सीन जो ये है वो यीस्ट के अंदर बनाई है और एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से बनाई है, तो आपको क्या समझ आती। तो लेक्चर मुझे पता है लंबा हो गया है, अब जाहिर सी बात है मैंने कोई एक्स्ट्रा बात आपको अंदर से नहीं की, कोई इधर उधर की बातें नहीं की, सारी बातें मैंने आपको आपके फ़ायदे की ही बताई हैं। ये वैक्सीन कैसे बनती है, ठीक हो गया। क्योंकि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन, जो पोलियो की वैक्सीन लग रही है बच्चों के अंदर हमारे इर्द गिर्द, वो कैसे लग रही है। वो इसी तरीके से वैक्सीन बन रही है। वो क्या करते हैं, वो जो ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है थोड़ा, वो पोलियो वाला जो वायरस होता है ना, पोलियो का भी वायरस ही होता है, उस वायरस को थोड़ा वीक कर देते हैं या उस वायरस को मार देते हैं। अब ये जो मरा हुआ वायरस है ना, उन्होंने वो टीके में डाल देना है और वो टीका लगा देना है, ठीक है। अब जब वो टीका उस बच्चे को लगा देंगे तो वायरस तो मरा हुआ है, वो वायरस तो इस बच्चे को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब वो वायरस हमारे अंदर चला जाएगा ना तो हमारा इम्यून सिस्टम ज़रूर ख़बरदार हो जाएगा कि ये क्या हुआ, वायरस आ गया, दुश्मन आ गया, तो उसने इतने ज़्यादा हथियार बनाना शुरू कर देने हमारे इम्यून सिस्टम ने। तो अब ये तो मरा हुआ पोलियो वायरस था। हाँ, अगर मुस्तकबिल में कोई ज़िंदा पोलियो वायरस इस बच्चे को अगर हमला करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसके अंदर पहले से हथियार पड़े हुए हैं जो हमने वैक्सीन की सूरत में बच्चे के अंदर लगवाए हुए हैं। तो वो हथियार क्या करेंगे, इस बच्चे की हिफाजत करेंगे, वो उस पोलियो वायरस को जल्दी से ख़त्म कर देंगे, इससे पहले कि वो पोलियो वायरस आए, इस बच्चे को बेचारे को मफलूज कर दे। आपको पता है ना पोलियो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। हालांकि एक ऐसी बीमारी है पोलियो जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन लगा के, लेकिन नहीं, हमने तो वैक्सीन लगवानी नहीं। हमारे इर्द गिर्द में इतनी सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शन है कि वैक्सीन लगाने से ये तो मगरिब की कोई साजिश है, वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाने से ही आपका बच्चा मुस्तकबिल की ये जो एक बीमारी है उससे प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक हो गया। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। बाकी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ये कोविड-19 वैक्सीन भी कैसे बनती है, ये सब कुछ अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।